मशरिक वस्ता में जारी जंग के ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। इसराइल सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। सदर ट्रंप ने बुनियादी तौर पे ईरान को यह कहा कि भाई हम आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करेंगे, तो आप भी खिते के अंदर जो दीगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आप उनको हिट ना करें। क्या चार्ली कर्क को इसराइल ने मरवा दिया है? अमरीकी सरजमीन पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आ सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है, अब जो हुकूमत पाकिस्तान है जनाब, अगर उसके सियासी खतरात की बात की जाए तो उनको एक ही सियासी खतरा है और वो है इमरान अहमद खान न्याजी। खान साहब के बेटों के हवाले से अता तारड़ साहब ने कहा है कि ईद पर उनकी टेलीफोन पर बात करवा ली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मशरिक वस्ता में जारी जंग के ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। इसराइल सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ये वो बात है जो बार बार कही जा रही थी, लेकिन अब सदर ट्रंप साहब ने खुद एक बहुत बड़ी गवाही दी है, जिससे ये साबित होता है कि ना तो अमेरिका का इस जंग के ऊपर कंट्रोल है और ना ही अमेरिका ईरान के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को तबाह करने में कामयाब हुआ है। इसराइल की जानिब से अटैक किया गया ईरान की गैस फील्ड के ऊपर। उसके जवाब में ईरान ने खित्ते की जो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन हैं गैस की, ऑयल की, उनको हिट किया। अब सदर ट्रंप साहब ने एक बयान जारी किया है, जिसको व्हाइट हाउस ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसराइल की जानिब से जो ईरान की गैस फील्ड को हिट किया गया, हमें उस हवाले से कुछ मालूम नहीं था। कतर की गैस फील्ड को हिट किया ईरान ने, कतर को भी इस हवाले से कुछ मालूम नहीं था और इसराइल दोबारा इस किस्म का कोई हमला नहीं करेगा। और ये जो गैस फील्ड को हिट किया गया है, तमाम गैस फील्ड जो है वो तबाह नहीं हुई है, उसका एक महदूद हिस्सा तबाह हुआ है और अब इसराइल दोबारा ऐसा कोई हमला ईरान के ऊपर नहीं करेगा और ईरान भी आगे से खित्ते के अंदर जो गैस की, ऑयल की, इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं उनको हिट ना करे। इससे एक चीज तो बिल्कुल वाजे हो गई है, जिसका मैंने पहले भी कहा, कि इस जंग को किस तरफ लेके जाना है, कितना एस्केलेट करना है, कब खत्म करना है, ये सब कुछ इसराइल के हाथ में। और लगता ऐसे है कि अमेरिका इसराइल का बगल बच्चा बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब ईरान की गैस फील्ड को टारगेट किया गया तो ईरान ने आगे से कतर में भी निशाना बनाया, यूएई में भी निशाना बनाया, सऊदी अरब में भी निशाना बनाया, विच शोज के ईरान का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो अभी भी काम कर रहा है। उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, उनकी कम्युनिकेशन हुई, उन्होंने कहा कि अच्छा हमारी गैस फील्ड को आपने हिट किया है तो हम इस गैस फील्ड को हिट करेंगे, इस ऑयल फील्ड को हिट करेंगे, इस रिफाइनरी को हिट करेंगे। और सदर ट्रंप ने बुनियादी तौर पे ईरान को यह कहा कि भाई हम आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करेंगे, तो आप भी खिते के अंदर जो दीगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आप उनको हिट ना करें और इसराइल को भी हम मना कर देंगे। और साथ साथ सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर आपने हिट किया तो फिर हम आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, लेकिन अगर आपने तबाह करना है तो आप पहले तबाह कर देते, अब आप इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो खित्ते के अंदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस किस्म का, उसको किसी तरीके से भी अमेरिका महफूज बनाने की पोजीशन में नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसका बहुत ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, रिप्रिकॉशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात हैं खित्ते के ममालिक के अंदर भी। और खित्ते के ममालिक के इंपॉर्टेंट जो उनके वज़राए खारजा हैं उनका इजलास भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब जो वजीर आजम है उन्होंने भी शिरकत की। गुज़िश्ता रात को ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जीसीसी के ममालिक की, लेकिन उसमें तुर्की ने भी शिरकत की, पाकिस्तान ने भी शिरकत की और जिसमें यह कहा गया कि ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, हमारा अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। पर मसला यह है कि आपकी सरजमीन, आपकी फजाई हदूद इस्तेमाल करके इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और फिर आगे से ईरान उनके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो सारी जंग है ये कब रुकनी है, ये अमेरिका के हाथ में नहीं है, ये इसराइल के हाथ में है, क्योंकि इसराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इस हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस की गवाही भी आ गई है कि ईरान अपनी जौहरी फैसिलिटीज को दोबारा रीबिल्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि एक अटैक किया गया था अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता बरस, उसको टारगेट किया गया था, यानी उन प्लांट्स को टारगेट किया गया था, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये सदर ट्रंप कह रहे थे कि ईरान ने उसको रीबिल्ड करना शुरू कर दिया और ये एक बुनियादी जवाब था जिसको जवाब बना के ईरान के ऊपर हमला किया गया। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस इसको खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है और कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, दूसरा, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस चीज से एक और चीज भी साबित हो गई है कि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कमांड एंड कंट्रोल का, यानी किस तरीके से हमने जंग को आगे लेके चलना है, कहां पे अटैक करना है, कहां पे अटैक नहीं करना, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो इस्तेमाल हो रहा है, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अगर सदर ट्रंप कह रहा है कि आपने किसी और जगह पे टारगेट नहीं करना, अगर आप करेंगे तो फिर हम ये कर देंगे, और इसराइल भी अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करेगा, तो वाजे तौर पर अमेरिका को भी ये मालूम है कि अभी भी उनके पास ये
ये सलाहियत है, यानी ईरान के पास ये सलाहियत है कि वो खित्ते के अंदर किसी भी जगह पे जहां पे वो समझें कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम टारगेट कर सकते हैं तो वो टारगेट करने की पोजीशन में है। अब ये वो चीज है जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने तकरीबन अब ऑलमोस्ट काफी दिन हो गए, 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया है इस जंग को शुरू किया हुआ है। बहुत सारी स्ट्राइक्स की हैं, हजारों स्ट्राइक्स की और कहा है कि जी हमने उनकी नेवी भी खत्म कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स भी खत्म कर दी, हमने उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहे हैं। दोहा से लेकर रियाज तक हर जगह पे जिधर वो चाहते हैं वो वहां पे हमला कर रहे हैं। तो ये वाजे तौर पे बिल्कुल अब नजर आ रहा है कि अमेरिका कंप्लीटली इस कंट्रोल को खो चुका है जो इस जंग के ऊपर उसने शुरू में दावा किया था कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, कि किस तरफ इसको लेके जाएंगे। मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि इस सारे मामले के अंदर जो है अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो इसराइल है। इसराइल फैसला करेगा कि कब ये जंग शुरू होगी, कब ये जंग खत्म होगी, और अभी भी लगता है ऐसे ही है। लेकिन इन मामलात के ऊपर अब अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जोसेफ केंट ने इस्तीफा दिया, जो उनके काउंटर टेररिज्म के सरबराह थे अमेरिका के अंदर। उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जिसको बुनियाद बना के अमेरिका की जानिब से इस जंग का आगाज किया गया, बल्कि टकर कार्लसन को अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो चार्ली कर्क है उसका जो कत्ल हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मजीद तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि चार्ली कर्क ने मुझे व्हाइट हाउस के अंदर कहा कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रोकना है, कि हमने ईरान के खिलाफ जंग नहीं करनी, ये इसराइल की जंग है, इसराइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो इशारा किया वो उस तरफ जाता है कि क्या चार्ली कर्क को इसराइल ने मरवा दिया, क्योंकि वो एक एडवाइजर थे सदर ट्रंप के। सदर ट्रंप उनकी बात सुनते थे और वो बार बार ये कहते थे कि हमने किसी भी इसराइली जंग का हिस्सा नहीं बनना और ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान के खिलाफ जंग में जो वहां पे इसराइली लॉबी है, उधर का जो कुछ मीडिया का एक सेक्शन है, उसने इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया और सदर ट्रंप को कायल किया कि आप ईरान के ऊपर हमला करें। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स वहां पे खुल गया है, जिसमें चार्ली कर्क की जो असैसिनेशन है उसके ऊपर भी सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के एक इंपॉर्टेंट शख्सियत जो काउंटर टेररिज्म के सेंटर का सरबराह था, जिसने इस्तीफा दिया 2-3 दिन पहले, उसने ये क्वेश्चन उठा दिया है कि भाई उसको कैसे कत्ल किया गया। उसने कहा मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इसकी तहकीकात होने की जरूरत है। तो बहुत सारी ऐसी आवाजें अब अमेरिका के अंदर उठना शुरू हो गई हैं कि इसराइल की ये जंग है और ना जाने वो क्या रीजन है कि जिसकी वजह से इसराइल की इस जंग को सदर ट्रंप साहब ने अपने ऊपर ले लिया है और अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल हुआ है। दूसरी जानिब अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं तुलसी साहिबा, उन्होंने सेनेट को दी गई ब्रीफिंग में, जिसमें ये सारी इंटेलिजेंस के हवाले से चीजें बताई गई कि ईरान से कोई ऐसा खतरा नहीं था, उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं उनकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतें मुस्तकबिल में अमरीकी सरजमीन को अपनी रेंज में ले सकती हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं वो अमेरिका पे आकर गिर सकते हैं, अमरीकी सरजमीन पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आ सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि एक ऐसा टाइम आ जाए कि पाकिस्तान के मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अमेरिका को भी हिट कर सकें। अब इस हवाले से एक बड़ा डिटेल आर्टिकल बीबीसी उर्दू ने भी लिखा है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है या पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी मिसाइलों की रेंज को इतना ज्यादा कर दे कि वो जाके जनाब अमेरिका को भी हिट कर दें। मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन तुलसी जो है, आपको पता है उनका एक बैकग्राउंड है, पाकिस्तान मुखालिफ उनकी जो बयानात हैं वो माजी में भी हम सुनते रहे हैं। तो अब अगेन पाकिस्तान को बीच में शामिल कर दिया गया है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया के साथ। लेकिन पाकिस्तान तो एक फ्रेंडली कंट्री है अमेरिका का। पाकिस्तान ने क्यों अमेरिका के ऊपर अटैक करना है? पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो भारत के हवाले से, रीजन के हवाले से, अमेरिका को तो पाकिस्तान ने टारगेट नहीं करना। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की सरबराह की जानिब से पाकिस्तान का नाम इसमें आना यकीनन जो है वो परेशान कुन। और वैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो मिसाइल से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर अमेरिका की जानिब से गाय बगाए पाबंदियां भी लगती रहती हैं। तो अमेरिका को ये खदशा है कि ऐन मुमकिन है कि किसी दिन पाकिस्तान के मिसाइल सीधे हो जाएं और सीधे अमेरिका के ऊपर आ जाएं। पर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ये चाहता है, और ना ही पाकिस्तान को ये इस वक्त सूट करता है कि पाकिस्तान जो है कोई ऐसी हरकत करे। तो ये एक तरह से वो जो पाकिस्तान का एक हौवा क्रिएट करना है, एक बूगी मैन बनाना है, और उसमें आपको पता है भारत को भी खुश रखना है। बाकी तो खिते भर में जो दीगर ममालिक हैं वो भी मिसाइल बना रहे हैं। लेकिन ये चीजें अब डिस्कस ज्यादा पाकिस्तान की इसलिए हो रही हैं कि जो पाक भारत जंग हुई और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान के मिसाइल गए,
जैसी जंग पाकिस्तान ने लड़ी और जैसी शिकस्त भारत को दी, उसकी वजह से अब अमेरिका में जो भारत नवाज लॉबी है या जो दीगर लोग हैं वो काफी ज्यादा उनके कान खड़े हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं और उनको खदशा है कि पाकिस्तान जो है ये ना हो कि मुस्तकबिल में वो कोई ऐसा हथियार भी बना ले जिससे अमेरिका को हिट किया जा सकता हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ना पाकिस्तान का ऐसा कोई एम्बिशन है और ना ही पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन इस तरह की बातें तो हो रही हैं। अच्छा, जहां तक पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि उनकी रेंज कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई क्या पाकिस्तान का मिसाइल इधर जा सकता है या उधर जा सकता है। मैं थोड़ी सी आपको रेंज बता देता हूं। अब पाकिस्तान का जो मिसाइल है, राद मिसाइल है हतफ 8, वो 350 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसी तरह हतफ 7 जो बाबर है वो 700 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अच्छा, अब 700 किलोमीटर ये नहीं है कि मिसाइल जो है वो जाएगा मोटरवे से। 700 किलोमीटर जिस तरह पहाड़ों के ऊपर से, दरियाओं के ऊपर से, समंदर के ऊपर से, तो फिर वो काफी लंबी रेंज हो जाती है। अच्छा, जो नस्र मिसाइल है पाकिस्तान का हतफ 9 भी जिसे कहते हैं, वो 60 किलोमीटर तक रेंज करता है। इसी तरह जो हतफ 1 है वो 50 से 100 किलोमीटर तक रेंज करता है, यानी रेंज उसकी है। इसी तरीके से जो अब्दाली हतफ 2 मिसाइल है वो 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है। गजनवी जो है जिसको हतफ 3 भी कहते हैं वो 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शाहीन 1 जिसको हतफ 4 भी कहते हैं वो 750 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और 750 किलोमीटर का मतलब है कि भारत के काफी बड़े हिस्से में वो टारगेट कर सकता है। इसी तरह जो गोरी है, आयाज गोरी जी, गोरी जो है वो हतफ 5 भी उसको कहते हैं, वो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब जब वो कहते हैं ना जी आयाज गोरी, तो वो गोरी फिर अगर आप 1500 किलोमीटर आप चलाएं ना लाहौर के पास से या उधर चोलिस्तान की साइड से या भावलपुर की साइड से या इधर लाइन ऑफ कंट्रोल की साइड से, तो वो किधर किधर तक जा सकता है। वो भारत के अंदर ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट चीज को हिट कर सकता है। और पाकिस्तान के का ये जो मिसाइल प्रोग्राम है वो प्राइमरीली भारत को मद्देनजर रख के बनाया गया। पाकिस्तान का जो डिफेंस डॉक्ट्राइन है वो भारत के आगे पीछे रोम अराउंड करता है, यानी भारत से जो हमें खतरात हैं उसको काउंटर करने के लिए हमने अपनी सलाहियतों को मजबूत किया और सलाहियतों को तरतीब दिया है या सलाहियतों को हासिल किया है। अच्छा, अब गोरी जिस तरह मैंने आपको कहा कि 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब शाहीन 2 जिसको हतफ 6 भी कहते हैं वो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। जी हाँ जी, शाहीन 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शाहीन 3 जो है उसके हवाले से कहते हैं कि वो 2750 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किधर किधर तक पहुंच सकता है। और अबाबील जो है वो 2200 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो ये हैं जी पाकिस्तान के सारे मिसाइल और सारे बड़े इफेक्टिव मिसाइल हैं। और ये दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल प्रोग्राम है और उसकी जो प्रोसीजन है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन मिसाइलों को बनाया है, उस पर दुनिया भी हैरान है और भारत तो वैसे ही परेशान भी है। और इसी वजह से ये जो सेनेट की कमेटी के अंदर वहां पे हेयरिंग हुई है और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खदशात का इजहार किया है। उनको पता है कि पाकिस्तान का जो दिफाई निजाम है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और अगर वो ये चाहें तो इन मिसाइलों की वो जो है रेंज बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ना पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोग्राम है, ना ये पाकिस्तान के डिफेंस डॉक्ट्राइन को सूट करता है। ये पाकिस्तान का मकसद ही नहीं है। पाकिस्तान का जो मकसद है वो पाकिस्तान को पता है कि हमने किधर तक जाना है, कहां तक जाना है और कहां से हमें खतरा है। अच्छा, अब जो हुकूमत पाकिस्तान है जनाब, अगर उसके सियासी खतरात की बात की जाए तो उनको एक ही सियासी खतरा है और वो है इमरान अहमद खान न्याजी। खान साहब को ईद से पहले रिहाई की जो दोस्त बातें कर रहे थे कि रिहाई दे दी जाएगी, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिहाई तो दूर की बात है, मुझे तो मुलाकात होते हुए भी नजर नहीं आ रही। आज भी मुलाकात का दिन है, क्या आज किसी से मुलाकात करवाई जाएगी? मुझे नहीं लगता। खान साहब के बेटों के हवाले से अता तारड़ साहब ने कहा है कि ईद पर उनकी टेलीफोन पर बात करवा ली जाएगी, लेकिन वो उनको वीजे का क्या इशू है, वो नी कॉप या नाई कॉप के जरिए ट्रेवल करके आ जाएं। अच्छा, इसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने तलाल चौधरी साहब का वो बयान भी शेयर किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि खान साहब के बेटे वीजे अप्लाई करें तो उनको वीजा मिल जाएगा। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि टीवी पर आके मिनिस्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि कासिम एंड सलमान विल बी ग्रांटेड वीजाज, यानी कासिम और सलमान जो इमरान खान साहब के बेटे हैं उनको वीजा मिल जाएगा और वो वीजा अप्लाई करें। लेकिन जब हम वीजा अप्लाई करते हैं वीजा नहीं दिया जाता। और अब अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि वो नी कॉप के ऊपर या नाई कॉप के ऊपर आके पाकिस्तान में विजिट कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। आगे उसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने लिखा है,
वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि वो किस तरीके से पाकिस्तान का ट्रैवल करें। देखें, कोई भी जो शहरी है जिसके पास नई कॉप है और गैर मुल्की पासपोर्ट है, वो उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान आ सकता है। लेकिन अगर वो उसको इस्तेमाल ना करना चाहे तो वो वीजा भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, हमारे सामने कई दफा ऐसा होता है। तो ये कहना कि वो सिर्फ उसी नई कॉप कार्ड के ऊपर पाकिस्तान का सफर करें, ये मेरी समझ से बालातर है। बहुत सारे पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो पाकिस्तान में वीजा लगवा के आते हैं अपने पासपोर्ट के ऊपर, जिस भी मुल्क का पासपोर्ट उनके पास है। तो भाई आप उनको वीजा क्यों नहीं देते? पहले आपने कहा था कि हम वीजा दे देंगे, वो वीजा अप्लाई करें। अब आप कह रहे हैं कि वो नाइकॉप के ऊपर सफर करें। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनको आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक सफर करना पड़ेगा? मजबूरी ये है कि वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाना चाहते। अच्छा, मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन अलीमा खान साहबा ने कहा है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट की है, ये दी है स्टेटमेंट, ये तो पाकिस्तान के कानून के भी खिलाफ है। उन्होंने लिखा कि द लॉ गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू ट्रेवल बाय नीकॉप और ऑन वैलिड वीजा। तो ये पाकिस्तान का जो कानून है, आइन है, वो इजाजत देता है कि या तो आप नाइकॉप के ऊपर ट्रेवल कर लें या वैलिड वीजा के ऊपर ट्रेवल कर लें। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीजा नहीं दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि खान साहब से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि ये निजाम जो है काफी ज्यादा खौफजदा है खान साहब से। और खौफजदा इसलिए है कि जो काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव है वो ये लोग क्रिएट नहीं कर सके। जितने मर्जी ये दावे कर लें कि पेरिस बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, इंतहाई वो सतही किस्म का बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो हालत है वो आपके सामने है कि अभी जंग शुरू हुई है तो अब ये कह रहे हैं हमने ऑस्टेरिटी करनी है, लेकिन अवामी पैसा ये कैसे खर्च करते रहे, बहुत ज्यादा तनकीद हुई। और अब अपने अंदर जो इनके हैं हल्के, वहां से तनकीद हुई। वजीर दिफा ने कहा कि जो स्पीकर साहब की तनख्वाह में इजाफा हुआ है वो माली फहशी है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट साहब के लिए अब नई गाड़ी आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे मामला चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मेन इशू है कि अगर ये इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कुछ डिलीवर कर देते तो शायद मामला थोड़ा सा बेहतर हो जाता। जो लोग ये कहते हैं ना कि उस डिलीवरी से सारे मामला हल हो जाते, सारे मामला हल नहीं होने थे। देखें, कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी। और ये एक बड़ी यूनिक केस स्टडी है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपके हुक्मरान हैं। ये दुनिया की एक यूनिक हुकूमत है, ये दुनिया की एक यूनिक केस स्टडी है। दुनिया में यह होता है कि जो जमात पॉपुलर होती है, जो लोग पॉपुलर होते हैं वो हुकूमत में आते हैं। ये वो लोग थे, इनकी मर्जी ये थी या इनका दावा ये था या इनका ख्याल ये था कि हम हुकूमत में आएंगे और हुकूमत में आके पॉपुलर हो जाएंगे। ये बार बार ये कहते थे कि जी जब हम हुकूमत में आएंगे तो 6 महीने में इमरान खान को कोई पूछेगा नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये एक हम यूनिक केस स्टडी देख रहे हैं कि यहां पे गैर पॉपुलर लोग या अनपॉपुलर लोग जो हैं वो हुकूमत में आए और उनका ये ख्याल था कि वो हुकूमत में आके पॉपुलर हो जाएंगे या उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा। दुनिया भर में कहीं पे भी हुकूमतें पॉपुलर नहीं होती। हुकूमतें जो डिसीजंस लेती हैं उसके नतीजे में उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आती है। लेकिन ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम हुकूमत में आएंगे और हमारे मुखालफिन की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ी यूनिक सी सिचुएशन है जिसका सामना इस वक्त हमें पाकिस्तान के अंदर है। कितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की कम हुई या कितनी पॉपुलैरिटी में इनके इजाफा हुआ वो आपके सामने है। तो इमरान खान साहब के बेटों को इसलिए नहीं आने देना चाहते कि जब वो आएंगे वो अपने वालिद से बात करेंगे, वालिद से बात करके बाहर निकलेंगे तो हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया तो ज्यादा उनको रिपोर्ट ना करे, लेकिन सोशल मीडिया पे वो चीज रिपोर्ट होगी, आलमी मीडिया उनसे इंटरव्यूज करेगा, ऑल ऑफ सडन वो दुनिया भर में एक बड़ी स्टोरी बन जाएगी। CNN उनसे बात करेगा, BBC उनसे बात करेगा, अल जजीरा उनसे बात करेगा। तो ये सारा प्रेशर क्या मौजूदा जो हुकूमत है उसके जो नाजुक सियासी कंधे हैं वो बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि वो जो सियासी कंधे हैं उन्होंने तो अपने आप को मजबूत ही नहीं किया। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो तो कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव दे ही नहीं सके। तो ये वो बुनियादी वजह है। और मुझे नहीं लगता कि ये खान साहब के बेटों की उनसे मुलाकात होने देंगे। खान साहब के बेटों की मुलाकात हो जाए वो इतना बड़ा एक इवेंट बन जाएगा इनकी नजर में कि इनके लिए जो है उसको संभालना आसान नहीं होगा। अब एट द सेम टाइम आप देखें कि खान साहब के बेटे जो हैं, जो उर्दू भी नहीं बोल सकते, जो आएंगे वो किससे बात कर लेंगे? दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के बेटे इधर हैं, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी इधर हैं, जरदारी साहब के बेटे इधर हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई इधर हैं। इन सबके भाई बेटे बाप बच्चे बच्चियां सारे इधर हैं। ये सारे मिलके भी कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना सकते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सियासी निजाम है इसकी क्या कैपेबिलिटी है और किस हद तक ये इमरान खान साहब के नैरेटिव को या खान साहब की सियासत को काउंटर करने की पोजीशन में है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।